हाय गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में जिस कहानी के बारे में आपसे मैं बात करने जा रहा हूँ, एक हार्ट ब्रेक की कहानी है और इसको लिखा है डॉली एंडरसन ने। कहानी का नाम है द गुड मटेरियल और ये पिछले साल ही रिलीज़ हुई है 2023 में। तो बहुत अलग पर्सपेक्टिव है और कहानी काफ़ी डिफरेंट है। आपको ये मालूम पड़ेगा कि रिलेशनशिप को चलाने के लिए सिर्फ प्यार की ज़रूरत नहीं होती। नॉर्मली हमें मूवीज़ में ऐसा दिखाया जाता है कि अगर प्यार है तो रिलेशनशिप चल जाता है। प्यार बहुत बड़ी चीज़ है, प्यार में बहुत ताकत है। बट ये कहानी एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करती है। ये एक अलग नज़रिया देगा ऑथर इसमें आपको कि रिलेशन चलाने के लिए और भी बहुत चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो कहानी है क्या? कहानी में मेन दो कैरेक्टर हैं। एक लड़का है एंडी है 35 साल का और उसकी गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है जेन। लड़का है एंडी 35 साल का, लड़की है जेन। दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और कहानी यूरोप की है। तो दोनों घूमने जाते हैं पेरिस घूमने जाते हैं। जैसे ही पेरिस से वापस आते हैं, जेन कहती है मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है। अब एंडी को समझ में नहीं आता कि यार सब कुछ ठीक है, रिलेशन ठीक चल रहा है, तो एकदम से ब्रेकअप का डिसीजन। अभी तो हम ट्रिप पे हो गया है, पेरिस गए, हमने एंजॉय किया, फिर एकदम से क्या हुआ उसको समझ में नहीं आता। लेकिन तो जैन होती है, वो कहती है नहीं मुझे ब्रेकअप करना है, मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना। वो छोड़ के चली जाती है उसको। अब होता क्या कि दोनों साथ ही रह रहे थे, शेयर्ड फ्लैट था। तो एंडी को भी जो घर है वो खाली करना पड़ता है। अब एंडी के साथ क्या है कि एंडी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, स्टैंड अप कॉमेडियन है, लेकिन काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है, उसका काम चल नहीं रहा और बहुत लंबे टाइम से वो स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन एंडी के साथ एक दिक्कत और भी है। एंडी चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है, हर चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है और उसको ऐसा लगता है कि शायद मेरा ये जो एटीट्यूड है टेकन फॉर ग्रांटेड लेने का, शायद यही रीज़न है जिसकी वजह से जेन ने मुझे छोड़ दिया। और खाली वो रिलेशनशिप को ही नहीं, वो लाइफ को भी टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है, वो अपने करियर को भी टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है। अब होता क्या है कि अब घर नहीं है रहने को, क्योंकि मोस्टली जो फाइनेंशियल बर्डन है वो जेन उठा दी थी। जेन मेहनती है काफ़ी और काफ़ी एम्बिशियस है, तो अब दिक्कत आ जाती है। तो अब होता क्या है, ये जो एंडी है ये अपने दोस्त के पास जाता है और जो दोस्त है वो शादीशुदा है, मैरिड है, लेकिन दोस्त अच्छा है। वो कहता है ठीक है तुम हमारे घर में तुम रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक रूम दे देता है, कहता है तुम यहाँ पे रहो जब तक तुम करियर में स्ट्रगल कर रहे हो और रिलेशनशिप अभी उसका ऑलरेडी हार्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है। तो उसको लगता है कि यार परेशान है दोस्त, और दोस्त ही अगर दोस्त की हेल्प ना करे मुसीबत के टाइम पर, फिर दोस्त कैसा। और बढ़िया दोस्त है, उसकी हेल्प कर देता है। बट होता क्या, करियर उसका ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता है एंडी का। तो एक दिन परेशान होता है काफ़ी। तो जो उसका दोस्त है वो उसको बोलता है कि यार दिक्कत क्या है, बताओ एंडी क्या परेशानी है तुम्हें। ये जो तुम इतने लंबे टाइम से स्ट्रगल कर रहे हो स्टैंड अप कॉमेडी में, तुम एक नए तरीके से काम क्यों नहीं करते? तुम वही पुराने ठहरे से काम कर रहे हो। तो कहता है नए तरीके से काम नहीं कर, मतलब क्या? वो कहता है यार अब नई प्रोग्रेस हो गई है, लोग बहुत क्रिएटिव हो गए, इनोवेटिव हो गए, तुम वही 10 साल पहले जैसे काम कर रहे थे आज भी वैसे ही काम कर रहे हो। बहुत ही बोरिंग सी स्टोरीज तुम सुनाते हो, कुछ नया करो ना। वो कहता नया कैसे करूं? वो कहता तुम्हारी जो लाइफ है, ठीक है, अभी तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, तो इसको क्यों नहीं, इससे क्यों नहीं इंस्पिरेशन लेते? इसको अपनी पर्सनल लाइफ को लेके आओ ना अपने काम में, और तुम्हारी कहानियां ऑथेंटिक बनेंगी उससे। वो कहता है कि नहीं यार, प्रोफेशनल चीज़ अलग होती है, पर्सनल चीज़ अलग होती है, मैं इसको मिक्स नहीं करना चाहता। तो कहता है ऐसे काम तुम्हारा चलेगा नहीं, तुम क्रिएटिव बनो यार, और लोग तुम्हारी रियल कहानियां सुनना चाहते हैं। कब तक तुम लोगों की दूसरों की कहानियां सुनाते रहोगे उनको? स्टैंड अप कॉमेडियन है तो कहानियां सुना रहा है, लेकिन वही पुराने तरीके से सुना रहा है, लेकिन वो उसकी बात उसको ज़्यादा समझ में नहीं आती दोस्त की। काफ़ी परेशान रहता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, वो उसको समझ में आ जाता है दोस्त को कि ये ऐसे सॉल्यूशन निकलेगा नहीं उसका। वो उससे बात करता है, कोशिश करता है उसको समझाने की, लेकिन एंडी ओपन अप नहीं हो पा रहा। मन है उसका बात करने का, मन है उसका कि बात करे, इसको दिल खोल के बताए कि मेरी रियल प्रॉब्लम क्या है, लेकिन बोल ही नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे ये भी मालूम पड़ रहा है कि कैसे जो मैन है, डिस्पाइट द फैक्ट वो दोस्त हैं, वो बहुत पुराने दोस्त हैं, बहुत पहले से जानता है उसको,
जिगरी यार टाइप का, लेकिन फिर भी खुल नहीं पा रहा है पूरी तरह से, क्योंकि उसको ऐसा लगता है एंडी को कि यार जो मैन है, मैन स्ट्रांग होना चाहिए। मैन जो होता है वो अंदर से बहुत स्ट्रांग हो, कुछ भी हो जाए लेकिन वो झेल लेगा। उसको ऐसे इतना इमोशनली वीक दिखाना नहीं चाहिए अपने आप। तो उसके दिमाग में वही अल्फा माइंड वाली वो है कि जो मैन है वो अल्फा होता है और ऐसे होता है, वो होता है, मैन शुड बी वेरी स्ट्रांग। तो उसी माइंड सेट को लेकर चल रहा है वो। और जो एक इमेज बनाई गई है, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन है मैन ऐसा होना चाहिए, वो उस इमेज से बाहर नहीं आ पा रहा। लेकिन उसका दोस्त बोलता है कि यार तुम ओपन अप हो, जब तक तुम ओपन अप नहीं होगे तुम परेशान रहोगे, मुझे बताओ सच में दिक्कत क्या है। लेकिन वो ओपन अप हो ही नहीं पा रहा, क्योंकि एक साइड उसका माइंड का कह रहा है नहीं यार तुझे स्ट्रांग बनना है, यू हैव टू टेक इट, जो भी आ रहा लाइफ में, यू आर मैन और तुम अल्फा हो, ये हो वो हो। तो बाहर नहीं आ पा रहा उस माइंड सेट से, अंदर ही अंदर घुल रहा है, अंदर ही अंदर परेशान हो रहा है। अब होता क्या है कि अभी भी वो जेन को लेके ऑब्सेस करता है। ऑब्सेस कैसे करता है? रोज रात को बैठता है और सोशल मीडिया पे उसकी प्रोफाइल चेक करता रहता है, अभी भी उसको स्टॉक करता है, देखता है जाके अरे यार वो किसी और के साथ मूव ऑन तो नहीं कर गई अभी, और उसकी लाइफ कैसी है, वो अच्छा फील कर रही है मेरे से ब्रेकअप के बाद या परेशान हो रही है। तो वो डेली डेली रात को बैठ के ही स्टिल अनेबल टू मूव ऑन, वो जाके उसको जेन को देख रहा है, उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल को जाके चेक कर रहा है, स्टॉक कर रहा है उसको। अब होता क्या है, एक दिन उसको मालूम पड़ता है कि जो जेन है वो एक उसका एक कोवर्कर है, उसके साथ काफ़ी टाइम बीत जाता है, ऐसे करते करते 5-6 महीने हो जाते हैं, वो उसके साथ अब रिलेशन में है। तो ये जब वो उसको मालूम पड़ता है ना, जल भुन जाता है और जेलसी फील होती है, उसको लगता है कि यार उसके अंदर और इनसिक्योरिटी आना स्टार्ट हो जाती है कि मेरे अंदर सच में कुछ कमी है, इसीलिए कहीं और चली गई, उसको ऐसा फील होता है। अब परेशान हो रहा है, काफ़ी दुखी है। इतने बीच में क्या होता है, लोनली तो फील कर ही रहा था, वो भी डेट करना स्टार्ट करता है। अब डेट कैसे कर रहा है, एक लड़की होती है 23 साल की है, अब ये 35 साल का, वो 23 साल की है, उससे रिलेशन बनाता है, उसका नाम है सोफी। लेकिन सोफी जो होती है वो साफ साफ उसको क्लियर कर देती है कि तुम मेरे पे इमोशनली डिपेंडेंट मत होना, क्योंकि इसकी आदत थी एंडी की, यार जिस भी लड़की के साथ रिलेशन में आता है उस पर बहुत ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट हो जाता है, बहुत इमोशनली डिपेंडेंट हो जाता है। इनफैक्ट जो उसकी पहली गर्लफ्रेंड थी जेन, उसको बोलती है कि ये इंटीमेसी जंकी है। इंटीमेसी जंकी मतलब इसको हर टाइम बहुत ज़्यादा इमोशनल इन्वेस्टमेंट चाहिए जो भी बंदी इसके साथ है, और वो उसके साथ है, इसका पैटर्न है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो पहले जेन के साथ था तो चाहता था कि पूरा वो एनर्जी इमोशनली उस पर इन्वेस्ट करे। अब यहाँ पे भी यही चीज़ है, सोफी के साथ आता है, उसके साथ भी इसी तरह की वही उसकी एक्सपेक्टेशन है कि ये उसमें इमोशनली बहुत इन्वॉल्व हो जाए, इमोशनली इस पर उसको बहुत इन्वेस्ट करे उसके ऊपर, ठीक है। उसको कुछ प्रॉब्लम्स हो तो उसकी सारी प्रॉब्लम्स उन्हें सॉल्यूशन दे, ठीक है। 1-2 बार 3 बार 4 बार आदमी सुनता है, लेकिन पूरे टाइम अगर आप किसी आदमी की प्रॉब्लम ही सुनते रहें तो आप खुद इमोशनली ड्रेन हो जाएंगे। तो सोफी ऐसी नहीं थी, सोफी बोलती है कि यार देखो ऐसा है, ठीक है, साफ साफ बोल देती है कि आई एम नॉट लुकिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, तो तुम मेरे को लेके सीरियस मत होना, साफ साफ बोल देती है। और बोल भी देती है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन अ मोनोगैमस रिलेशनशिप, ये भी बोलती है। लेकिन उसकी वही आते हैं एंडी की, वही उसके माइंडसेट में, और उसको पहले जो जेन थी उसको भी अपना माइंडसेट बोलता था, वो बोलता था जेन को कि यार देखो ऐसा है, आई वांट टू गेट मैरिड टू यू, आई वांट टू हैव किड्स विद यू, बट जेन कहती थी नहीं, आई एम नॉट रेडी फॉर दिस, मेरे को ये चीज़ें नहीं चाहिए। अब ये सेम चीज़ जो है एक्सपेक्टेशन के साथ वो सोफी के पास भी जा रहा है, उसको भी ये बोलता है कि आई वांट टू गेट मैरिड टू यू, आई वांट टू हैव किड्स विद यू। मैं उसको और सोफी को दिख जाता है कि यार ये बंदा फिर मेरे पे बहुत ज़्यादा इमोशनली पूरी तरह मेरे पे डिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहा है, हर तरीके से मेरे पे डिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहा है। खुद की इसकी कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी ही नहीं है, अपने आप में एज एन इंडिविजुअल कुछ आइडेंटिटी ही नहीं है, पूरा मेरे पे डिपेंड होने की कोशिश कर रहा है। और सोफी छोटी भी है उससे एज में, वो 23 साल की है, 35 साल का है। तो रिलेशन चलता है, लेकिन धीरे धीरे उसको भी समझ में आना शुरू होता है कि जो मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा था वो जेन को ही उसमें देखने की कोशिश करता है सोफी में, बट क्योंकि दो इंसान एक जैसे बिल्कुल नहीं हो सकते, और ऑब्वियसली सोफी की एज भी काफ़ी कम थी, तो उसको बाद में झटका लगता है। उसको लगता है यार जो मैं सोच के गया था इस रिलेशनशिप में सोफी के साथ, वो उसकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होती। उसको लगता है एज डिफरेंस होने की वजह से, मैच्योरिटी का डिफरेंस है, ये एग्जैक्टली वो चीज़ नहीं समझ पा रही जो मेरे अंदर चल रही है। उसको कंपेरिजन जेन से कर रहा था, वो सोच रहा था कि ये शायद जेन 2 बन जाएगी, लेकिन वो जेन 2 नहीं बनी। जेन अलग लड़की थी, सोफी बिल्कुल अलग थी, लेकिन उसके माइंड में वो उसको वैसे ही प्रोजेक्ट कर रहा था। तो ये बात उसको समझ में आती है कि यार मैं डिपेंडेंट नहीं हो सकता उस पर। तो कुछ टाइम बाद होता गया, सोफी से भी उसका ब्रेकअप हो जाता है, लेकिन इस बार थोड़ा एक्सेप्टेंस आ जाती है
उतना धक्का नहीं लगता जितना उसको फर्स्ट टाइम में लगा था। अब होता क्या है कि उसका जो दोस्त है उसको फिर दोबारा समझाता है कि देखता है कि दोबारा उसका ब्रेकअप हुआ है, हार्ट ब्रेक हो रहा है, परेशान हो रहा है, तो बताता है एंडी को कि यार एंडी देखो मेरी बात सुनो, पहले तुम अपने काम पे ध्यान दो, पहले तुम एज एन इंडिविजुअल कहीं स्टैंड करो, लाइफ में अपनी कुछ पोजीशन बनाओ। तुम दूसरे हर टाइम तुम ये क्यों सोचते हो कि तुम पूरी तरह बंदी पे डिपेंडेंट हो जाओगे, पूरी तरह तुम उसी पे डिपेंडेंट होने की सोच रहे हो। वो कहता है तुम्हारे अंदर जो खालीपन है ना, उसको पहले किसी अच्छी एक वर्दी चीज से भरो, पहले अपने पैरों पर स्टैंड लेना स्टार्ट करो, पहले तुम उस लायक तो बनो। वो कहता है कि तुम पूरी तरह मतलब दूसरे आदमी पे डिपेंड होना चाहते हो, दूसरा ही तुम्हारा फाइनेंशियली भी तुम्हारी टेक केयर करे, दूसरा पूरी तरह से इमोशनली तुम्हारी टेक केयर करे, सब कुछ दूसरे पे थोपना चाह रहे हो। खुद पहले अपने पे तो कुछ करो, खुद से तो उतने लायक बनो। तो वो ये बोलता है कि यार मैं तो प्यार करता हूं और ये है वो है। वो कहता है यार सिर्फ प्यार से नहीं चलती लाइफ, ठीक है, पूरी तरह से प्यार करना बहुत जरूरी है, प्यार लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन और भी चीजें चाहिए होती है लाइफ। यू हैव टू फाइंड समथिंग मीनिंगफुल इन योर लाइफ एज वेल, यू हैव टू मेक सम आइडेंटिटी ऑफ योर ओन एज वेल। वो दोस्त उसको समझाता है, धीरे धीरे उसको अपने दोस्त की बात समझ में आती है कि ये शायद सही कह रहा है, मैं हमेशा दूसरों पर थोड़ा डिपेंडेंट रहूंगा, कभी किस पे डिपेंडेंट हूँ, कभी किसी पे डिपेंडेंट हूँ, मैं खुद में क्या हूँ। वो अपने आप अंदर झांकता है, और जब अपने अंदर झांकता है तो उसको समझ में आता है यार मेरे अंदर कुछ कमी है, मेरे अंदर कुछ इमोशनल वैक्यूम है, एक एम्प्टीनेस है, उसको मैं फेस नहीं करता, उसको मैं कोशिश करता हूँ हमेशा किसी दूसरे आदमी को प्रोजेक्ट करके उसको भरने की। उसके बाद समझ में आ जाती है, अब वो समझदार हो जाता है, धीरे धीरे समझदार होता है, काम पे ध्यान देता है, अब धीरे धीरे उसका काम चलना स्टार्ट होता है, क्रिएटिव होना स्टार्ट हो जाता है, जैसे उसको दोस्त ने बताया। यहाँ पे मालूम पड़ता है कि एक टाइम पे आके जो मेन के बीच में दोस्ती है ना, ये बहुत काम आती है, बहुत काम आती है। और प्रॉब्लम क्या होती है, धीरे धीरे वो खुलना स्टार्ट होता है। और ये भी मालूम पड़ता है कि जो मैन है वो पिन अप नहीं होते, उसको बहुत टाइम लगा, करीबन 1 साल 1.5 साल लगता है अपने दोस्त से, जबकि जिगरी दोस्त है फिर भी उससे खुल नहीं पा रहा था। 1 साल 1.5 साल लगता है उसको खुलने में उसके साथ। और जब वो खुलता है तो उसको ऐसा लगता है कि सच में अंदर उसके पत्थर था बहुत बड़ा, वो हट गया। उसको ऐसा लगता है आत्मा पे बहुत बड़ा बोझ था, वो हट गया। जब पूरी तरह ओपन अप होता है, वो बोलता है उस पर दैट आई डू फील लोनली। उसका दोस्त बोलता है आई अंडरस्टैंड यू फील लोनली, बट ये लोनलीनेस अगर तुम्हारे अंदर है तो तुम ये मत सोचो हमेशा दूसरा आदमी तुम्हारी लोनलीनेस भर देगा। दूसरे पे अपने लोनलीनेस को प्रोजेक्ट मत करो, पहले अपने अंदर के वैक्यूम को झांको, पहले कुछ बनो इंटरनली, अपने को सॉलिड किसी चीज से फुलफिल करो, तब तुम दूसरे के साथ किसी एक अच्छे एक्सपेक्टेशन के साथ जा सकते हो रिलेशनशिप में। अदरवाइज तो तुम दूसरे को ही बाउंड कर दोगे, उसको भी रोक दोगे। तो समझाता है दोस्त, काफी ऐसा लग रहा है जब बड़ा विजडमफुल है। सो धीरे बात समझ में आना स्टार्ट होती है, वो चेंज हो गया है, काम पे ध्यान देता है, क्रिएटिव हो जाता है, दोस्त की बात सुनता है, एंड नाउ ही इज मच बेटर। अब इंटरनली थोड़ा सा वो अपने आप को फुलफिल महसूस करता है। अब होता क्या है, टाइम बीतता जाता है, एक दिन क्या होता है, कहीं कैफे में बैठा होता है तो उसको जेन दिख जाती है। अब जेन को देख के वो ऑब्सेस नहीं कर रहा, जैसे पहले पागल सा हो जाता था, ऑब्सेस करता था, मूव ऑन नहीं कर पा रहा था, पूरे टाइम उसी के बारे में सोचता था, उसको चेक करता रहता था सोशल मीडिया पे जाके। अब वो सब चीजें नहीं करता है, वो सब चीजें नहीं करता है। एक टाइम ये भी आया था, बीच में कुछ टाइम ऐसा हो गया था, इतना ऑब्सेस हो गया था कि ये ना फेक प्रोफाइल बना के कोशिश करता था कि किसी लड़की से बात करे ताकि मैं अपना अंदर का जो खाली पन है उसे भरने की कोशिश करूं। तो एक लड़की के टच में आता है टैश नाम की, तो टैश को बिल्कुल जेन की तरह प्रोजेक्ट कर रहा था। वो सारी बातें वो जो जेन है, जो जेन से करता था, वो सारी बातें उस लड़की से करता था टैश से। तो वही चीज थी, जैसे उसने प्रोजेक्शन सोफी पे किया था जेन का, वही प्रोजेक्शन अब वो टैश के साथ कर रहा था। सेम प्रोजेक्शन, वही बातें सारी की सारी करना, वही एक्सपेक्टेशन, सब कुछ वही सब कुछ। अब होता क्या है, उससे एक अच्छी इंटीमेसी बन जाती है टेस्ट से। मिला नहीं है, खाली सोशल मीडिया पे बातचीत हुई है, लेकिन जब इंटीमेसी बढ़ती है, बातचीत काफी होने लग जाती है, उससे ऐसा लगता है कि इमोशनल कनेक्ट बन रहा है, तो एकदम से जो टेस्ट है ना, उसको घोस्टिंग कर देती है। घोस्टिंग का मतलब होता है बिल्कुल उसको बिना बताए उसकी लाइफ से बिल्कुल कट जाती है, एकदम से हट जाती है बिना बताए। तो समझ में नहीं आता ये कैसे हुआ, उसको वो बड़ा परेशान होता है हुआ कैसे, क्या हुआ। लेकिन बाद में उसको मालूम पड़ता है कि वो जो टेस्ट थी ना, वो जेन ही थी। जेन ने फेक अकाउंट बना रखा था, ठीक है, टेस्ट नाम से। ये उसको जब बाद में मालूम पड़ता है तो उसको बड़ा खराब लगता है उस टाइम पे, यार ये जो जेन है ऐसा क्यों कर रही है, वाई शी इज प्लेइंग विद माई इमोशंस। और ये कुछ महीने पहले की बात थी, ब्रेकअप होने के बाद कुछ महीने पहले की बात थी।
सोफी से जब उसका ब्रेकअप हुआ उसके बाद की बात थी, ये इंसिडेंस हुआ था। अब लेकिन वो ठीक हो गया, जैसा मैंने आपको बताया, ये मैं आपको पीछे ले गया था अभी कहानी में। अब क्या हुआ है, उसको कैफे पे मिलती है जेन। अब वो काफ़ी मैच्योर हो गया है, इमोशनली काफ़ी मैच्योर हो गया, इमोशनली काफ़ी स्टेबल हो गया। अब वो जेन को देख के परेशान नहीं है, अब वो अपने ग्रजेस लेके नहीं आ रहा है, वो बैगेज लेके नहीं आ रहा है कि इसने मुझे ब्रेकअप किया, इसने मुझे डंप करा, या फिर बाद में ये इसने फेक प्रोफाइल बनाई टैश नाम की, दोबारा इसने मुझे इमोशनली मुझे ऐसे करा। ठीक है, अब वो नॉर्मल है। और जब जेन उसको देखती है तो शी ऑल्सो फील हैप्पी कि अब ये ठीक है, अब ये इतना परेशान नहीं है। ठीक है, तो बैठते हैं, चाय कॉफी पीते हैं, नॉर्मल बातचीत करते हैं और चले जाते हैं। तो नाउ ही इज नॉर्मल, अब वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गया है, सच में मूव ऑन कर गया। अब वो अपने करियर पर ध्यान दे रहा है और अपने उसको समझ में आ गया कि पहले मुझे अपने अंदर की एम्प्टीनेस को भरना पड़ेगा, तब मैं किसी से इस तरह की एक्सपेक्टेशन रखूँ रिलेशनशिप की। लेकिन फिर भी उसको पूरी तरह एक इंटरनली दिमाग में चीज़ जरूर रहती है, और रीडर्स के भी दिमाग में रहती है जब रीडर्स उस किताब को पढ़ेंगे, कि एग्जैक्टली जेन ने इसको छोड़ा क्यों छोड़ा, रीज़न क्या है। तो यहाँ पे हमें मालूम पड़ता है, कहानी के एंड में एकदम ट्विस्ट आता है, दिखाया जाता है कि जो जेन है वो एक नोटबुक में लिख रही है कि वाई शी हैज लेफ्ट, उसने क्यों छोड़ा एंडी को। तो जेन लिखती है और जेन बताती है रीज़न ये था, पहला तो रीज़न ये कि वो उसने बहुत कोशिश करी कि रिलेशनशिप चले, लेकिन रिलेशनशिप नहीं चला, इसीलिए वो पेरिस भी गई थी। कहानी की स्टार्टिंग मैंने बोला था ना पेरिस से आए थे, तो पेरिस भी इसलिए गई थी, उसको लगा था शायद ट्राई देते हैं, लास्ट ट्राई, हमारा रिलेशनशिप चल जाए, बच जाए। उसने बहुत लंबे टाइम से कोशिश की थी, लेकिन उसको लगता है कि यार जब वो क्लोज आते हैं, पेरिस में जाते हैं, तो उसको लगता है यार अब नहीं बन सकता, नहीं हमारा रिलेशनशिप चल सकता। उसको लगता है अंदर एक वैक्यूम है, एक हम अंदर से सेपरेट महसूस करते हैं वो। तो ऐसा नहीं था इमीडिएटली उसने पेरिस से आते ही ब्रेकअप कर लिया था, बहुत लंबे टाइम से उसके अंदर चल रहा था। पेरिस में जाने का उसका रीज़न ये था, वो लास्ट ट्राई देना चाहती थी रिलेशनशिप को बचाने के लिए। बट जब वो वहाँ पे जाते हैं पेरिस में, तो उसको समझ में आता है कि डिस्पाइट द फिजिकल क्लोजनेस, वो अंदर इमोशनल क्लोजनेस नहीं है, वो सेपरेट अपने आप को महसूस कर रही थी। तब उसने डिसीजन लिया। रीज़न ये था, डिसीजन लेने का पहला रीज़न वो लिखती है उसमें कि हमारे बीच में इमोशनल इंटीमेसी नहीं है, ये पूरी तरह से मेरे पे डिपेंडेंट है। और मैं उसको कई बार समझा चुकी हूँ, अपने करियर को सीरियसली लो, वो लाइफ में कोई भी चीज़ सीरियसली लेने को तैयार नहीं है। वो टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा था, जेन को भी और करियर को भी, हर चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा था। तो एक तो रीज़न ये। सेकंड, पूरी तरह से उसकी इमोशनल एनर्जी उस पर खत्म हो रही थी, जेन की एंडी पे। वो कहती थी मैं अपने आप को बहुत अंदर से खोखला महसूस करती थी, सारी मेरी जो इमोशनल एनर्जी है वो उस पर इन्वेस्ट हो जाती है, इसको समझाती रहती थी, इतना समझाती थी, परेशान हो जाती थी, मैं खाली हो जाती, लेकिन मुझे कोई समझाने वाला नहीं है। आप किसी को तो हेल्प कर रहे हो, बड़ा उसकी ध्यान से सुन रहे हो, उसको इमोशनली आप हेल्प कर रहे हो, टेक केयर कर रहे हो, सब कुछ आप एक तरह से सेक्रीफाइस कर रहे हो, पूरा माइंड अपना, इमोशंस, लेकिन दूसरा आदमी आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है। आपको कभी इमोशनल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आपको तकलीफें हो रही हैं, वो सुनने को तैयार नहीं है। तो उसको लगता था हमारी इमोशनल इंटीमेसी नहीं है, वन साइडेड हो रहा है। एक रीज़न ये था। थर्ड, वो कहती है जो एक बहुत बड़ा रीज़न था, वो उसको ये था कि एंडी को चाहिए था कि शादी करनी है, मुझे बच्चे चाहिए। वो कहती थी कि मैं इन चीज़ों के लिए रेडी नहीं हूँ। वो कहती थी कि आई एम नॉट रेडी फॉर ऑल दिस। वो कहती थी मुझे अपनी एक लाइफ, पहले मुझे अपने आप को ग्रो करना है, मुझे अपनी एक ज़िंदगी जीनी है एज एन इंडिविजुअल। वो कहती थी कि मैं एज एन इंडिविजुअल जेन भी कुछ हूँ, मेरी भी कुछ इंडिविजुअलिटी है। वो कहती कि मैं अपनी पूरी इंडिविजुअलिटी सेक्रीफाइस नहीं कर सकती, सिर्फ मैं एंडी पे ही डिपेंडेंट नहीं हो सकती पूरी तरह से, ताकि फिर बाद में मुझे लाइफ में रिग्रेट रहे कि मैंने ये नहीं किया लाइफ में। मुझे लाइफ में ये करियर एस्पिरेशंस थे, ये मेरे पर्सनल एस्पिरेशंस थे, वो सब मैं ड्रीम्स को अपने पहले कंप्लीट करना चाहती हूँ। और उसको लग रहा था कि अगर वो एंडी के साथ रिलेशनशिप में आगे जाएगी तो वो सब उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो वो कहती है कि आई एम नॉट रेडी फॉर दैट। तो अब उसका एस्पिरेशन क्या था, वो साउथ अमेरिका जाना चाहती थी एक पूरे साल के लिए, और वहाँ पे जाके उसको वहाँ पे जाके एक साल पूरा साउथ अमेरिका को पूरा एक्सप्लोर करना था, उस पूरे कॉन्टिनेंट को एक्सप्लोर करना था। और उसको पता था कि अगर वो एंडी के साथ आ जाएगी रिलेशनशिप में तो वो शादी के लिए फोर्स कर रहा है, वो बच्चे के लिए फोर्स कर रहा है। तो कह रही कि ये सब चीज़ें फिर उसके लिए पॉसिबल नहीं थी, जो उसके ड्रीम्स थे, एस्पिरेशंस थे, वो रह जाते। ठीक है, तो कहते कि ये एक रीज़न था। और होता भी यही है, जब वो सब ब्रेकअप करती है तो उसके बाद फिर वो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट चली जाती है, जो उसके एस्पिरेशंस थे उनको एक्सप्लोर करती है। ठीक है, तो एक साल बाद जब वो वापस आती है तब उसको कैफे मिलता है। लेकिन अब यहाँ पे ये दिखाया गया एंड में कि दोनों मूव ऑन कर गए हैं, दोनों मूव ऑन कर गए। बट वो एक चीज़ ये बोलती है अपने लेटर में कि हाँ मैं उससे प्यार करती थी, मैं एंडी से आज भी प्यार करती हूँ, मैं उसकी टेक केयर करती हूँ। और वो रीज़न भी देती है, उसमें लिखती है कि जो मैंने उसको फेक प्रोफाइल बना के टैश नाम से जो मैं उससे इंटरेक्शन कर रही थी, सिर्फ इसलिए कर रही थी ये देखने के लिए उसकी इमोशनल हेल्थ ठीक है कि नहीं, क्योंकि वो जानती थी कि इमोशनली इसमें बहुत डिपेंडेंट है। तो उसको लगता था कहीं डिप्रेस तो नहीं हो जाएगा, बहुत परेशान ना हो जाए, कुछ गलत ना कर ले।
कहती थी सिर्फ चेक रखने के लिए कि ठीक है कि नहीं ठीक है, इसलिए उसने फेक अकाउंट बनाया टेस्ट नाम के और उससे बात की। अदरवाइज उसको भी गिल्ट महसूस हो रहा था कि यार बंदा परेशान ना हो जाए, तो वो सिर्फ उसको चेक रखने के लिए कि भाई इमोशनली स्टेबल है, ठीक है, इतना परेशान तो नहीं है, इसलिए उसने वो ऐसा किया था। तो लिखती है, रीजन देती है, ठीक है। वो कहती है मैं उससे प्यार करती हूँ, ठीक है, और वो ये भी बताती है कि मैं उसको जरूरत होगी कभी लाइफ में, बहुत ज्यादा परेशान होगा किसी भी सेंस में, अगर सच में अगर वो मुझे बुलाएगा तो मैं उसकी हेल्प करूंगी, लेकिन सिर्फ रिलेशनशिप प्यार से नहीं चलता, सिर्फ प्यार से नहीं चलता। और वो अपने रीजंस देती है वहां पे, ठीक है। वो कहती है कि बेटर यही था कि हम दोनों सेपरेट मूव ऑन कर जाएं, अदरवाइज अगर हम साथ में रहते तो रिलेशनशिप टॉक्सिक हो रहा था और बहुत तकलीफें होती और दोनों के लिए वो ठीक नहीं रहता। तो कहती है उसके बेटरमेंट के लिए भी और मेरे बेटरमेंट के लिए भी हमारा अलग होना जरूरी था। तो डिस्पाइट द फैक्ट, यहां कहानी में निकल के आ रहा है जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है, डिस्पाइट द फैक्ट दे हैव लव इन द रिलेशनशिप, बट स्टिल लव इटसेल्फ अलोन इज नॉट एनफ, एटलीस्ट एज पर द ऑथर के हिसाब से, ठीक है। तो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव था, एटलीस्ट जो पर्सपेक्टिव हम सुनते हैं बाकी किताबों में या जो पर्सपेक्टिव हम सुनते हैं मूवीज में, इससे ये डिफरेंट है, क्योंकि कहानी साफ साफ बता रही है कि लव अलोन इज नॉट एनफ, देयर आर थिंग्स बियॉन्ड लव विच यू नीड फॉर अ हेल्दी रिलेशनशिप। ये यहां पे निकल के आ रहा है कहानी में। तो आप एग्री करते हैं, नहीं करते ऑथर से, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।